अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज का पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें जो हम पढ़ रहे हैं इसमें खैर बरकत दे और इसको इस्तेमाल करने की तौफीक दे। आज का हमारा पहला सेशन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से है और मैंने कल मॉड्यूल पे दो डॉक्यूमेंट जो है वो करवाए थे अपलोड ध्यान से। एक तो हमारा WHO का एक और कंपोनेंट इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम था इन हेल्थ केयर, होप आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको। और एक नेशनल गाइडलाइन है, ये पहली इन्फेक्शन कंट्रोल नेशनल गाइडलाइन है जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल हेल्थ पाकिस्तान ने इसको पब्लिश किया है और ये 2020 में ये पब्लिश हुई है। ऑनलाइन भी मौजूद है, ये डाउनलोडेबल बुक है और इसमें बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन है और काफ़ी अच्छी बुक है। और मेरा ख्याल है कि इसकी जो जो कंपोनेंट्स हैं वो हम अपने हॉस्पिटल में इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर डाउनलोड करके अपने पास रखें और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी इंशाल्लाह। हम लोग ये करते रहेंगे कि कुछ अगर अच्छी आर्टिकल्स मुझे मिले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए, इसको पढ़ना पड़ेगा और फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकेंगे क्लास में, ठीक है। तो स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने अपने आप को अपडेट जरूर रखना है जो चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि हम लोग क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल और हम क्यों अपने हॉस्पिटल के अंदर अच्छा इन्फेक्शन कंट्रोल देखना चाहते हैं। तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बैकग्राउंड इसका यही है कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन जो हैं वो दुनिया भर में हर मुल्क का एक चैलेंज है, हर मुल्क के लिए एक मसला है। जो हॉस्पिटल से लगने वाले इन्फेक्शन हैं, जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको किसी ना किसी तरह से, ठीक है। और देखना ये है कि किस तरह से आ रहे होते हैं, किन किन लोगों में लग रहे होते हैं और इसका शिकार सिर्फ पेशेंट्स नहीं होते, इसका शिकार हमारे अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे अपने कोलीग्स भी होते हैं और वो विजिटर्स भी जो पेशेंट की फैमिली टेक केयर करने के लिए उनके साथ मौजूद होते हैं या वो फैमिली मेंबर्स जो पेशेंट के साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो हम फोकस रखेंगे वो हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस पे रखेंगे क्योंकि ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल से लगते हैं और हॉस्पिटल से लगने वाले इन्फेक्शन प्रिवेंटेबल होते हैं, ठीक है। और प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी को रिड्यूस करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि ये इन्फेक्शंस लगते किस तरह से हैं। तो आमतौर पर ये डिवाइसेस से लग रहे होते हैं, आमतौर पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में आते हैं और इसमें हमारे अपने बहुत सारी एक्टिविटीज हेल्थ केयर वर्कर्स की वजह से भी पेशेंट को इन्फेक्शन लग रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके नतीजे में होता क्या है, होता यह है कि हेल्थ केयर सोशल इन्फेक्शन के लगने से सीरियस इलनेसेस आती हैं, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे होता है, हेल्थ केयर एसोसिएट जो हेल्थ केयर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं और समटाइम ये लॉस भी कर देता है लाइफ को। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वेंटिलेटर एंड कैथेटर एंड सेंट्रल लाइन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एंड सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये प्रिवेंटेबल हैं, यानी इनको बचाया जा सकता है। कल मैंने आपसे बात की थी कि डेथ्स 3 तरह की होती हैं, तबई मौत है, नेचुरल एक डेथ है, एक सुसाइड है और एक मर्डर है। तो हमें अपने आप को ये देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें उन प्रिवेंटेबल डेथ्स को किस तरह से बचाना है और उन प्रिवेंटेबल मॉर्बिडिटीज को किस तरह से बचाना है। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा बेसिकली ये है, किस तरह से हम सेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, किस तरह से हम अर्ली प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं इन आउटब्रेक सिचुएशन
अभी हम रिसेंटली देखें तो पूरा एक जो पेंडेमिक था कोविड का, और जिन हॉस्पिटल्स में या जिन मुल्कों ने अर्ली प्रिपेयर्डनेस की, जल्दी उन चीज़ों को कवर किया, अर्ली डायग्नोज किया, अर्ली ट्रीटमेंट किया, अर्ली उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स किए, वो मुल्क बचे। लेकिन जहाँ पे इसकी प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं हो पाई है, वहाँ पे इसका बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और लाखों लाखों डेथ्स हो चुकी हैं अब तक कोविड की वजह से, और अभी भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो हम किस तरह से कर सकते हैं इस सारी अर्ली प्रिपेयर्डनेस, किस तरह से कर सकते हैं ये हम देखेंगे, और किस तरह से हम इसकी डिजीज को प्रिवेंट करेंगे डिसेमिनेट होने से, एक जगह दूसरे का फैलाने से कैसे करेंगे। जो डिसेमिनेशन होती है वो आपको पता है कि किस तरह से, रिसेंटली जो हमारा एक आउटब्रेक हुआ था बच्चों में, HIV आउटब्रेक लाड़काना, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं जहाँ से हम बचा सकते हैं लाइव्स को, लोगों को, और उन डिजीजेस को डिसेमिनेट होने से, तो हमें वो सारी एक्टिविटीज करनी है। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप बहुत बड़ा अहम रोल है जो इसमें प्ले करती है। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप किस तरह से होनी चाहिए, एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है अपने हॉस्पिटल के अंदर, हम ये सारी चीज़ों को भी देखेंगे। सर्विलेंस किस तरह से करना है, और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम को किस तरह से एस्टैब्लिश करना है, ये सारी चीज़ें आज के कोर्स में भी होंगी। तो सबसे पहले जो WHO कहता है कि कोर कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम, सबसे पहले हमारे अपने हॉस्पिटल के अंदर एक IPC प्रोग्राम होना चाहिए, जो हमारे लिए, जिसका एक बजट भी होना चाहिए कि क्या जब IPC स्टार्ट होगी तो क्या हमारे पास उसका बजट है, क्या हम लोगों को हायर कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल असाइनमेंट, या हम क्या वो सारे रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, उसका बजट हमारे पास मौजूद है, तो हमें उसके लिए पूरा एक IPC प्रोग्राम डेवलप करना है। टेक्निकल गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसकी पॉलिसीज कैसी होंगी, प्रिंसिपल उसकी SOPs कैसे होंगे, प्रोसीजर्स कैसे होंगे, किस तरह से हमें करना है, तो उसकी टेक्निकल गाइडलाइन होनी चाहिए। आमतौर पर टेक्निकल गाइडलाइंस हम कहाँ से अडॉप्ट करते हैं, उन तमाम उन बॉडी से जहाँ पे जहाँ से ये डेवलप होती हैं, जहाँ पे ये रिसर्च होती हैं, जहाँ पे रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज डेवलप की जाती हैं, लाइक CDC इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है, WHO की अपनी गाइडलाइंस हैं, APIC की गाइडलाइंस हैं, शिया की गाइडलाइंस हैं, इस तरह से बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो इस पे काम कर रही होती हैं, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को पूरी दुनिया में गाइडलाइन के तौर पे लेकर आती हैं, और वो बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने उसी की बेस पे अपने रिसोर्सेज को देखते हुए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि एज इट इज हम लोग क्योंकि लो मिडिल इनकम कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज वैसे अनलिमिटेड नहीं है जैसे कि बाकी जो हाई इनकम कंट्रीज है उनके पास है। तो हम क्या करते हैं, उन पॉलिसीज को अपने तरह से, अपने हिसाब से, अपने हॉस्पिटल के हिसाब से, और अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उसी की मॉडिफिकेशन की एक टाइप आप वो बुक भी है जो मैंने IPC की एक बुक जो अपलोड की है मोडल पे, उसको भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कोर कंपोनेंट में आ जाता है कि टेक्निकल गाइडलाइंस होनी चाहिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे हॉस्पिटल की रिसोर्सेज को देखते हुए। इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए कि जो लोग ऐसे लोग जो क्वालिफाइड हों इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत डेफिसिट था। हम लोग जो भी ट्रेंड हुए हैं, इवन के हम लोग खुद भी, तो वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स और इस तरह की चीज़ों को अटेंड करके हम लोगों ने नॉलेज ली है, लेकिन इसकी ज़रूरत है कि बाकायदा इसको कोर्स के तौर पे स्टार्ट किया जाए। तो जो हमने इंडस हॉस्पिटल ने इस पे स्टार्ट किया, जिसके आज आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग इनरोल्ड हैं इस प्रोग्राम में, तो जो भी ट्रेनिंग आप लोग लेंगे वो ट्रेनिंग आपने जाके वहाँ पे लोगों को देनी है। तो ट्रेनिंग रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास स्टाफिंग होनी चाहिए, लाइक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर या इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर्स या इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेस या इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशनिस्ट। ये सारी वो डेजिग्नेशन है जो दी जाती है इन्फेक्शन कंट्रोल के लोगों को। उसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ, हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर एक हेल्थ ऑक्यूपेशनल कोई हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं तो उसका किस तरह से हम लोग उसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे।
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सर्विलेंस होना चाहिए कि किस तरह से हमारे पास जो डिजीजेज आती हैं वो किस तरह की आती हैं, आउटब्रेक्स किस तरह से होते हैं, और उसके अगेंस्ट कंप्लायंसेस क्या हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए जो हमने लोगों को पढ़ाया है, बताया है, वो इन्फेक्शन कंट्रोल की जो प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस हमने उनको दी हैं वो उसकी किस तरह से कंप्लायंस करते हैं, उसका हमारे पास ऑडिट होना चाहिए। तो सर्विलेंस अबाउट द डिजीजेस, अबाउट द इन्फेक्शंस एंड अबाउट द प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें। माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, बहुत मैंने कल भी बताया था कि बहुत गहरा रिलेशनशिप है, बहुत गहरा रिश्ता है इन्फेक्शन कंट्रोल का माइक्रोबायोलॉजी के साथ। तो माइक्रोबायोलॉजिकल रिजल्ट्स क्या है हमारे पेशेंट के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, उसकी हमें सपोर्ट चाहिए उनकी, और हमारा क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट हमें चाहिए। तो उसके लिए हमारी जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है या हाउसकीपिंग टीम है, वो उसकी एजुकेशन और उनकी क्वालिफिकेशन और उन सारी चीजों को भी हमें रखना, ये भी एक कंपोनेंट का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। और हाउसकीपिंग इतना बड़ा हमारा एक रिसोर्स है जिससे हम अपने हॉस्पिटल की बेहतर इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से माइक्रोबायोलॉजी का बहुत अहम रोल है इन्फेक्शन कंट्रोल में, इसी तरह से हाउसकीपिंग का भी बहुत अहम रोल है इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द आईपीसी प्रोग्राम, के जो हमने आईपीसी प्रोग्राम बनाया था उसकी मॉनिटरिंग और उसकी जो इवैल्यूएशन है वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग जो आईपीसी की एक टीम बनती है उसकी एक मीटिंग मंथली या ट्वाइस इन अ मंथ या जिस तरह से जरूरत है, जिससे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उनके साथ मीटिंग करते रहते हैं और उसको रीवैल्यूएट करते हैं कि क्या जरूरत है। ठीक है। उसके अलावा लिंक विद द पब्लिक हेल्थ एंड अदर सर्विसेज, जो हमारे जो टेक्निकल टीम होती हैं और जो एक्सपर्टीज हैं हमारे पास, उनके साथ हमारा राब्ता। तो ये सारी कोर कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि उसको किस तरह से एस्टैब्लिश करना है, उसको किस तरह से हम अपने यहाँ रखेंगे, कैसे उनसे काम लेंगे और क्या क्या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकती है। ठीक है। तो हम पहला अपनी स्लाइड देखते हैं, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सही है, क्लियर है, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही? ओके, ठीक है। जिन लोगों ने टेक्नो स्पार्क या इस तरह से अपने मोबाइल फोन से भी अपना नाम प्लीज लिखते हैं ताकि मैं नामों के साथ जो है वो देखती रहूं। जी मैंने स्लाइड अभी मूव की थी इसलिए अभी मूव हो रही है। ओके, तो इसका मतलब है सब लोग जाग रहे हैं, दैट्स ग्रेट। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज अ क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये एक क्वालिटी कंट्रोल का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट ऑफ क्वालिटी है जो हॉस्पिटल के अंदर जिस किप्स के नाम से या क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो एक डिपार्टमेंट है उसका एक पार्ट है क्वालिटी स्टैंडर्ड, essential for the well-being and safety of the patient, staff and visitors। हम सब के लिए काम करते हैं। हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड एक जैसी केयर, वो केयर प्रोवाइड करना जिससे हम, हमारा पेशेंट्स, हमारी फैमिली, हेल्थ केयर वर्कर्स और उनके जो हेल्थ पेशेंट्स के जो फैमिली है वो सब सेफ रहे। ठीक है। तो हमारा क्या करना, प्रोविजन ऑफ एन इफेक्टिव आईपीसी प्रोग्राम इज अ की to quality and a reflection of the overall standard of the care provided by the healthcare institution। ये हक है हमारे पास, जो भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं ये उनका हक है कि उनको सेफ केयर प्रोवाइड की जाए, उनको क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाए, उनको वो तमाम नॉलेज और तमाम जो हमारी जो प्रैक्टिसेस और हमारी जो स्किल्स हैं वो तमाम प्रोवाइड की जाए। ये एक पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है ये उसका राइट है, उसका हक है कि उसको सेफ केयर दी जाए by the healthcare workers, by the institution। Each institution is unique and its specific need must be considered when developing or reorganizing an IPC program। Because of these different needs, various groups, individuals and the function with the organization may be responsible for the IPC program। जब भी हम IPC program डेवलप करेंगे, आईपीसी पॉलिसी बनाएंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, जब भी हम उसके सारी चीजें, तो हमें ये सब चीजों को देखना पड़ेगा कि हमारा इंस्टीट्यूट कैसा है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं और हमारा हॉस्पिटल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करता है। ठीक है। तो एक यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि हम एक फिलैंथ्रोपिस्ट हॉस्पिटल है, यानी नॉन प्रॉफिट,
हम लोग प्रॉफिट नहीं लेते पेशेंट से, हम पेशेंट से कोई चार्ज नहीं करते, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट कर रहे हैं। अब जब हम पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम वो रिसोर्सेज पेशेंट से जनरेट नहीं कर रहे, हम डोनर से जनरेट कर रहे हैं, हम डोनर से ले रहे हैं। तो हमारी जो इंस्टीट्यूट है उसकी रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है कि हमें वो तमाम ज़कात, खैरात और डोनेशन का जो पैसा है उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। और उसे एहतियात से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि हम अपने पेशेंट को क्वालिटी केयर दें, जिससे उनको कोई ऐसा रिस्क ना लग सके जिससे वो पेशेंट हमारे पास प्रोलॉन्ग स्टे करे और उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेंस जो है वो खर्च करने पड़े, है ना। तो हम वो तमाम सेफ केयर देंगे जिससे उसको किसी किस्म का इन्फेक्शन ना लगे। अगर उसको इन्फेक्शन नहीं लगेगा तो वो अर्ली डिस्चार्ज होके अपने घर चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो अभी एक ने लिखा था की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो हम अपने उस प्रोग्राम के हिसाब से अपने केपीआई सेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हॉस्पिटल ने अपना केपीआई सेट किया फॉर द 2021 कि हमें अपने हैंड हाइजीन को 90% पे लेकर जाना है, क्योंकि हैंड हाइजीन, सिंपल हैंड हाइजीन करने से हम 80% इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी ऐसे इन्फेक्शन जो दूसरे पेशेंट को हार्म कर सकते हैं, वो 80% इन्फेक्शंस को हमें रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ द हैंड हाइजीन, और हमें हैंड हाइजीन को 80 to 90% पे लेकर जाना है। अब जब हम अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाते हैं हैंड हाइजीन, तो हमें क्या करना होता है, हमें लोगों को वो सारी रिसोर्सेज देने पड़ते हैं, है ना। तो हमें क्या होगा कि हमें हैंड वॉशिंग स्टेशंस देने होंगे, हमें सोप देना होगा, हमें पानी देना होगा, हमें उनको टिश्यू पेपर्स देने होंगे, और हमें हैंड रब्स कराने हैं तो हमें अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स देने होंगे, या जो भी हैंड रब्स हम उनको देते हैं वो हैंड रब्स प्रोवाइड करने होंगे। जब हम उनको ये सारे रिसोर्सेज देंगे तो अगली चीज क्या जरूरत पड़ेगी कि उन लोगों को पढ़ाना होगा, उनको एजुकेट करना होगा कि वो लोग ये सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करेंगे, और उसको यूटिलाइज करने के पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अपने पेशेंट में इन्फेक्शन रेट को कम करना है, और उसके लिए हमने हैंड हाइजीन इंटरवेंशन लिया है। उसके लिए हमने आप लोगों को ये सारे रिसोर्सेज दिए हैं, उसके लिए हमने आपको एजुकेशन दे रहे हैं कि आपने किस तरह से हैंड हाइजीन करनी है। अब हैंड हाइजीन के फिर आगे से बहुत सारे कंपोनेंट्स है, लाइक हम कहते हैं कि आपने 5 मूवमेंट करना है, 5 मूवमेंट हैंड हाइजीन करना है, 5 मूवमेंट हैंड हाइजीन में से एक मूवमेंट पे आपको 7 स्टेप्स करने। तो एक पूरा एक साइंस है हैंड हाइजीन को प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके पीछे पूरी एक पूरी गाइडलाइंस होगी, उसके पीछे पूरा एक प्रोग्राम होगा, उसके पीछे पूरी बजटिंग होगी, उसके पीछे पूरे प्लान्स होंगे कि किस तरह से हमें इसको इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है। अब जब हमने इसको इम्प्लीमेंट कराना है तो हमने उसको चेक करना है कि लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। तो हमने उसके लिए भी अपना प्रोग्राम बनाना है कि हमें उसके लिए एक ऑडिट करना होगा, चाहे हम बाय मंथली करें, वंस इन अ मंथ करें, फोर्टनाइटली करें, या हम क्वार्टरली करें या ईयरली करें। तो हम क्या करते हैं कि ये सारी चीजें करने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग शामिल होती है हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में। इसी तरह से अगर हम एक और इंडिकेटर रखना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा LOS क्या है। LOS मतलब लेंथ ऑफ स्टे। लेंथ ऑफ स्टे पेशेंट का हमारे पास कितना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा लेंथ ऑफ स्टे पेशेंट का 8 दिन है, तो हम अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रखते हैं कि हमें अपने पेशेंट का LOS 8 से कम करके 5 पे लेकर आना है, ठीक है। तो जब भी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं वो हमेशा हमारे अचीवेबल होने चाहिए, और हमारे क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, ताकि हम उसको अचीव कर सकें। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा 8 दिन का पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे एवरेज है, हमें उसको 5 पे लेकर आना है, तो फिर हमें उसके लिए प्लान्स करने होंगे कि हम अपने इन्फेक्शन को इतना कम करें कि हमारे पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल कम हो जाए। जब आपका लेंथ ऑफ स्टे कम होगा तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस क्वालिटी केयर को देने की वजह से पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन रेट्स कम हुए, और उनका जो लेंथ ऑफ स्टे है वो कम हो गया। अब जब रेट ऑफ इन्फेक्शंस कम हुए तो इसका मतलब हमारी प्रैक्टिसेस अच्छी जा रही हैं, और जब लेंथ ऑफ स्टे कम हुआ तो इसका मतलब है कि हमारी कॉस्ट कम हो रही है। पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे कम हुआ तो हमारी एंटीबायोटिक का यूज कम हो रहा है। तो हम बहुत सारी चीजों में अपने आप को
नीचे लेकर आ गए। तो इसका मतलब है हमने क्या किया, कॉस्ट सेव की, हमने टाइम सेव किया, हमने हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर का जो बर्डन था उसको कम किया। तो ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल एडहॉक बेसिस पे नहीं हो सकता। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए आपको पूरा टाइम देना है, आपको पूरी पॉलिसीज बनानी है, आपको पूरे प्लान्स बनाने, आपको अपने केपीआईज बनाने हैं, और उसके हिसाब से आपको अपना बजट बनाना है, उसके हिसाब से फिर अपने लोगों की एलोकेशन करनी है और उसके हिसाब से उन लोगों के अपने वो जो सारे प्रोग्राम्स हैं उसको इवेलुएट करना है कि वो सारी चीजें जो हमने प्लान की थी पूरे साल के लिए वो हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो ये दिस इज द एक्चुअल आईपीसी प्रोग्राम है जिसको लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हर इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि यूनिक है, तो उसके हिसाब से हमें अपने प्लान्स करने हैं। एक अगर कार्डियक हॉस्पिटल है, या एक अक्यूट केयर हॉस्पिटल है, या एक BHU है, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं जो छोटे छोटे गांव में, वो एक डे केयर यूनिट है, या एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है, तो उसके हिसाब से हम अपने नीड्स को देखते हुए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। इसमें सबसे बहुत अहम जो रोल आता है वो हमारे नेशनल जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लेवल, उन लोगों के ऊपर इसका बर्डन होता है कि वो लोग किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। तो नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे द रिस्पॉन्सिबल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी शुड डेवलप अ नेशनल प्रोग्राम टू सपोर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। जब नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम्स होते हैं तो नेशनल लेवल पे इसकी उसके हिसाब से बजटिंग होती है, जो मैंने इससे पहले स्लाइड में कहा कि आप नेशनल प्रोग्राम अगर बनेगा तो नेशनल लेवल पे उसकी बजटिंग होगी, उसकी एलोकेशन होगी, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, और उसको पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो जैसे कि पिछले साल 2020 में हमारे पास नेशनल गाइडलाइन आई कि इन्फेक्शन कंट्रोल होना चाहिए, और मैंने जैसे कहा था कि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर इसको मैंडेटरी कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट। जैसे पंजाब हेल्थ कमीशन ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि पंजाब के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल मैंडेटरी है। इसके साथ ही हेल्थ कमीशन ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये सारी गाइडलाइंस दी कि आपको भी अपने हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल को डेवलप करना है। ऑल्दो हमारे पास जो हमारे हेल्थ कमीशन हैं अभी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पे हम चाहते हैं कि हों। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, उनके यहाँ काफी चीजें बेहतर हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल। तो वहां पे पहुंचने के लिए पब्लिक हॉस्पिटल्स को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, पहला एक नेशनल गाइडलाइन जो है वो डेवलप की और डिसेमिनेट कर दी उन तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, ताकि उसके हिसाब से करें। तो पहला स्टेप तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया, हमें आगे अपने इसको हेल्प करनी है, हमने इसको आगे बढ़ाना है। तो क्या करते हैं वो लोग, सेट रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव कंसिस्ट विद अदर नेशनल हेल्थ केयर ऑब्जेक्टिव्स। उसके रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव, अचीवेबल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उन्होंने इसके सेट करने हैं। ये हमारा इंडिविजुअल हॉस्पिटल का भी काम है और नेशनल प्रोग्राम का भी एक हिस्सा है। डेवलप एंड कंटिन्यूअली अपडेट गाइडलाइन फॉर द हेल्थ केयर सर्विलेंस प्रिवेंशन एंड प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल की गाइडलाइंस डे बाय डे चेंज होती हैं। हमेशा हर चीज हर वक्त एक जैसी नहीं रहती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जैसे HIV को 86 88 में जाके देखा गया था कि HIV ब्लड बॉर्न डिजीज है तो उसे प्रिवेंट करना है, तो आज इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। हम वो सेम गाइडलाइंस को अब अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों में चेंज ला चुके हैं। तो ये बाकायदा कंटिन्यूसली अपडेट हो रही होती हैं, और उसके हिसाब से हमें भी अपनी पॉलिसीज और अपनी गाइडलाइन को उसके हिसाब से अपडेट करते रहना है। Develop a national system to monitor selected infection and assess the effectiveness of the intervention. जो भी चीजें, जो भी गाइडलाइन, जो एसेसरीज, जो फैसिलिटीज या जो एजुकेशन दी गई है उसको चेक करने के लिए कि क्या वो प्रॉपरली उसका आउटकम निकल रहा है, क्या उसका कोई बेटर जो हमने इंटरवेंशन किया था वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ऑडिट एंड सर्वेलेंस। तो उसको देखना भी जरूरी है कि हमारा जो जो एफर्ट्स लगाई गई हैं उसका आउटकम क्या है। हार्मोनाइज इनिशियल एंड कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये ऐसा नहीं होता कि
एक बार लोगों को बता दिया कि ये हैंड हाइजीन करना क्या जरूरी है और उसको कैसे करते हैं और 5 मूवमेंट का क्या मतलब है, स्टेप्स कितने होते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी इसको कंटिन्यूस लोगों की अपडेटिंग होती रहनी चाहिए, वरना हमारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है भूल जाने का। आपको पता है ना कि वो 1400 साल पहले मुस्लिम बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीव है कि नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन 1400 1450 साल से मुसलसल 5 वक्त अजान होती है, क्योंकि हम भूलने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला को पता था कि हम भूल जाते हैं, तो वो क्या करता है, 5 वक्त एक आवाज देता है, एक मनादी होती है, एक कॉल की जाती है कि आ जाओ नमाज पढ़ लो, या नमाज का टाइम है। तो हमें जरूरत है कि दिन में 24 घंटे में 5 दफा बुलाया जाता है कि आ जाओ नमाज पढ़ लो, और अजान दी जाती है, बाकायदा ऐलान किया जाता है। इसी तरह से इन्फेक्शन कंट्रोल को कंटिन्यूस इन प्रोग्रेस रखने के लिए जरूरी है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को कंटिन्यूस टीचिंग एजुकेशन दी जाए, कंटिन्यूसली उनका जो है वो अपडेट किया जाए, उनकी नॉलेज को, और उनको रीइंफोर्स किया जाए और अपडेट रखा जाए। फैसिलिटेड एक्सेस टू द प्रोडक्ट एसेंशियल फॉर द हाइजीन एंड सेफ्टी, वो तमाम चीजों की अवेलेबिलिटी, लाइक हैंड हाइजीन की मैंने बात की, या एनवायरमेंट क्लीननेस की बात की, या हम जो इंस्ट्रूमेंट्स क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन की बात करते हैं, तो ये सारी चीजों की जो जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं, लाइक उनकी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, उनकी इंडिकेटर्स किस तरह से उनको मेंटेन रखना है, वो सारी चीजों की अवेलेबिलिटी भी जरूरी करनी है, उसके उस हिसाब से भी उसको फैसिलिटेट करना है। Encourage healthcare establishment to monitor HAIs, healthcare associated infections, with the feedback to the professional concerned. जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, लाइक अगर हम सर्जरी की बात करें कि हम उनको बताएं कि सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस कितने हैं, या लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, या कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआईज कितने हैं, तो इसका फीडबैक उन प्रोफेशनल्स को जरूर जाना चाहिए जो ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। इस फीडबैक का फायदा क्या होगा कि उनको अंदाजा होगा कि उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, स्टैंडर्ड हैं या नहीं है, और कहाँ उनको जरूरत है इसको मजीद बेहतर करने की। तो एक तरह से ये एक फीडबैक है उनकी प्रैक्टिसेस का जो वो लोग कर रहे हैं। The National Health Authority should designate an agency to oversee the program. जैसे कि हमारे पास क्या होता है, पंजाब में हेल्थ कमीशन है, पंजाब हेल्थ कमीशन है, सिंध हेल्थ कमीशन है, केपी के हेल्थ कमीशन है, इसी तरह से बलूचिस्तान हेल्थ कमीशन है। तो ये क्या है, वो एजेंसीज हैं या वो डेजिग्नेटेड लोग हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है ओनली फॉर लुक दिस प्रैक्टिसेस के हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा होता है। वो लोग क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, देखते हैं हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, हमारा मिडिल स्टिक इंजरी मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसा है, हमारा HAI कंट्रोल प्रोग्राम कैसा है, हमारा सर्जिकल साइड इन्फेक्शन प्रोग्राम कैसा है। तो वो क्या करते हैं, वो आके देख रहे होते हैं। तो वो इन सारी प्रैक्टिसेस को ओवरसी कर रहे होते हैं ताकि जो क्वालिटी केयर है वो मेंटेन रहे। The major preventive efforts related to the HAI should be focused on hospital and other healthcare facilities. Risk prevention for patient and staff is a concern of everyone in the facility and must be supported by the senior administration. Infection control कभी भी infection control nurse या किसी infection control officer या preventionist से नहीं होता जब तक किसी भी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ शामिल ना हो और उसकी सपोर्ट शामिल ना हो, वरना ये एक इग्नोरेंट एक डिपार्टमेंट बन के रह जाता है और लोग उसको सिर्फ उस वक्त करते हैं जिस वक्त कोई ऑडिट होना होता है। इफेक्टिव और अच्छा एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट बनाने के लिए जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको सपोर्ट करे, इसके लिए बाकायदा बजटिंग हो, इसके लिए परचेज डिपार्टमेंट इसकी क्वालिटी चीजों के को लेकर आए, इनके लिए परचेज करे, इनको फाइनेंस इसके लिए बाकायदा फाइनेंस का अरेंज करे, और इसके जो सीनियर्स हैं वो इसको प्रमोट करें। लाइक बाहर के ममालिक में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर्स या नर्स या प्रिवेंशनिस्ट होते हैं वो किसी भी जगह पे, लाइक कैफेटेरिया में, हॉस्पिटल में कैफेटेरिया में चले गए, वहां पे अगर सर्जन भी बैठे हैं या फिजिशियन बैठे हैं या कोई भी सीनियर, तो जाके कहते हैं कि आप हैंड हाइजीन की स्टेप करके बताएं कि हैंड हाइजीन कैसे करते हैं। तो उनके पास ये एक पावर होती है कि वो किसी को किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में वो उनके लिए नो गो एरिया नहीं होता, उनके लिए कोई रेड जोन नहीं होता, वो लोग हर जगह एंटर होते हैं
और उस एंट्री के लिए, उस रेड जोन को खत्म करने के लिए और उनके लिए सारी जगहों पे एक्सेस देने के लिए जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट करे, ठीक है, ताकि उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव वही है कि हमें क्वालिटी केयर देनी है. A early work plan to assess and promote good healthcare, appropriate isolation precaution, sterilization and the other practices, staff training and epidemiological surveillance should be developed. सारी बात आगे बताते रहेंगे. उसके पीछे पर्पस यही है कि इन सारी चीजों को इम्प्रूव करेंगे तभी क्वालिटी केयर होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि पेशेंट का हक है उसको सेफ केयर मिले. The manager or medical director is ultimately responsible for the safety and the quality. हर एक की जिम्मेदारी है, सिर्फ इन्फेक्शन कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इन्फेक्शन कंट्रोल एवरीवन्स जॉब, चाहे वो नर्सिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट है, चाहे वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो फूड सर्विस डिपार्टमेंट है, चाहे वो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, चाहे वो CSSD है. इन्फेक्शन कंट्रोल एवरीवन्स जॉब. इवन आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि इन्फेक्शन कंट्रोल को वो मेंटेन रखे. He or she must ensure that the appropriate arrangement are in the place for the effective IPC practices, infection prevention and control practices, that they are in the infection control committee and infection control team. अब आप दो लफ्ज सुनेंगे, infection control committee and infection control team. जब हम हेल्थ केयर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर एक infection control committee का भी एक बाकायदा उसकी JD बनती है, उसकी जो TORs हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस, वो बनते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या करेगी और इन्फेक्शन कंट्रोल टीम क्या करेगी. ठीक है. इफ द हेल्थ केयर सेटिंग इज टू स्मॉल फॉर द सच एन ऑर्गेनाइजेशन, expert in IPC should be available for the consultation at regular interval and an acute situation. ऐसे हॉस्पिटल या तो हमारे पास टर्जरी, जैसे अभी मैंने बात की थी कि टर्जरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं या आपके एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ डे केयर हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ डिस्पेंसरीज होती हैं. किसी भी लेवल का हॉस्पिटल होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल उसके लिए मैंडेटरी है. लेकिन जैसे कि गाइडलाइंस कहती हैं कि एक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर 150 बेड्स के ऊपर होना चाहिए. ठीक है. पहले इनिशियली कहते थे कि 250 बेड पर एक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर या प्रिवेंशनिस्ट या नर्स होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं तो बेड को कम कर दिया गया है. 150 बेड पर एक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर या ऑफिसर या प्रिवेंशनिस्ट या नर्स होना चाहिए. लेकिन अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो अक्यूट केयर हॉस्पिटल है या कोई डे केयर हॉस्पिटल है, तो वहां पे आप इतना बड़ा सेटअप नहीं है कि उसके लिए एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर रखें, तो वहां पे कोई भी पार्ट टाइम किसी को रखा जा सकता है 2 घंटे या 3 घंटे के लिए, या हफ्ते में किसी एक को कंसल्टेशन के लिए बुलाया जा सकता है. लेकिन वहां पे ये सारी फैसिलिटीज होना जरूरी है, चाहे आप उसको फुल टाइम रखें या ना रखें. प्रोवाइडर ऑफ होम केयर शुड बी इंश्योर्ड that expertise in IPC is available for their staff. इवन के जो हम होम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं वहां पे भी एक्सपर्टीज जरूरी है इन्फेक्शन कंट्रोल की. जिस तरह की कराची के अंदर अमन फाउंडेशन है और इसी तरह से मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर 112 रेस्क्यू वाले हैं, जो भी इस तरह की सर्विसेज, इवन के जो छिपा एम्बुलेंस सर्विसेज या एबी एम्बुलेंस सर्विसेज है, इनके पास भी ये सारी फैसिलिटीज इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से होना जरूरी है. क्योंकि हम बात करते हैं कि सिर्फ पेशेंट को हमने इन्फेक्शन प्रिवेंशन नहीं करना है, इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं करना है, बल्कि हमने हेल्थ केयर वर्कर्स और उनकी फैमिली के लिए भी करना है. तो इसको थोड़ा सा इस तरह से, जैसे कि जो छिपा है या जो एडी वाले हैं, वो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को उठा के लाते हैं जिनको जो एक्सीडेंट हो गया है या किसी ऐसी जगह पर डिजीज की वजह से, और उनकी अपनी केयर बहुत जरूरी है कि अगर किसी ब्लड बॉर्न डिजीज के साथ एक्सपोज ना हो जाए. तो इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी होना चाहिए. अब हम बात करते हैं आईसीसी यानी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी. हर हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जरूर होनी चाहिए. तो वो क्या करती है? एंड आईसीसी प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी आउटपुट. हमें बहुत सारी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग. द आईसीसी इज रिस्पांसिबल फॉर द प्लानिंग, implementation, prioritization and the resource allocation for all matter relating to the IPC. इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के अंदर मल्टीपल जो जॉब्स होती हैं उससे लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको.
फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन से लोग होते हैं, एडमिन के लोग होते हैं, सीईओ हो सकते हैं, मेडिकल डायरेक्टर्स हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं। इसके बाद परचेज कमेटी के लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, फार्मेसी से लोग शामिल होते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट से लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सर्जरी एंड फिजिशियन से जो मेडिसिन है उससे फिजिशियन जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो फूड सर्विस डिपार्टमेंट के लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, हाउसकीपिंग के लोग शामिल होते हैं। तो ये सारी हर स्पेशलिटी के लोग इसके अंदर एक पार्ट होते हैं ताकि मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट मिल सके। ठीक है, द आईसीसी रिस्पॉन्सिबल, वो सारी कमेटी जो है, जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है पूरी प्लानिंग करने के लिए कि हम इसकी प्लानिंग किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल हैंड हाइजीन करनी है तो हैंड हाइजीन की प्लानिंग किस तरह से होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। और अगर हमारे जैसे कोविड आया तो हमें बहुत सारी चीजों की प्रायोरिटाइजेशन को सेट करना पड़ा। लाइक इससे पहले हम कुछ एरियाज में हमारे पास हैंड वॉशिंग स्टेशन थे, कुछ एरिया में नहीं थे। पीपीई हमें कौन कौन सी चाहिए थी, तो हमें क्या किया, एकदम से हमने तमाम चीजों को पीछे किया और उन चीजों को सामने लेकर आए जो उस वक्त की जरूरत थी कोविड को ट्रीट करने के लिए। तो हमने बहुत सारे ऐसे रूम्स, ऐसे एरियाज, ऐसे आईसीयूज खाली करा लिए जहाँ पे हमें कोविड पेशेंट को आइसोलेशन की जरूरत थी और आईसीयू की जरूरत थी, हमने उनको वहां पे रखा। और फिर उन हेल्थ केयर वर्कर्स की पीपीई जो आमतौर पे हम इतना ज्यादा फोकस नहीं थे मास्क के ऊपर, तो हमने प्रायोरिटाइज किया कि हमारा पीपीई के अंदर हमें सबसे ज्यादा मास्क चाहिए, हमें रेस्पिरेटर्स चाहिए, हमें N95 मास्क चाहिए, हैंड वॉशिंग स्टेशन चाहिए। तो हमने क्या किया, प्रायोरिटीज सेट की और इस तरह से अपने जो बजट थे, अपने रिसोर्सेज थे, उनको एलोकेट कर दिया उसकी तरफ। और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है उसको बाकायदा प्लान किया और डे बाय डे वर्किंग की, जिसपे हमारी जो जो जरूरियात बढ़ती जा रही थी, जिस तरह से हमें मसाइल हो रहे थे, उस तरह से हम उन चीजों को बाकायदा डॉक्यूमेंट करते जा रहे थे, उनकी पॉलिसीज एंड एसओपीज बनाते जा रहे थे और लोगों के दरमियान डिसेमिनेट करते जा रहे थे। तो ये काम होता है आईसीसी का। द आईसीसी must report directly to either administration or the medical staff to promote program visibility and effectiveness। आईसीसी कमेटी का काम होता है कि उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी शेयर करे और जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनके तक भी पहुंचाए ताकि एक टीम के तौर पे ये सारे काम हो सके। द कमिटी शुड एक्ट एज अ लाइजन बिटवीन द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि फार्मेसी एंड मेंटेनेंस, उन तमाम चीजों के दरमियान वो लाइजन कर रही होती है ताकि एक कनेक्टिविटी रहे, एक एसोसिएशन रहे और चीज जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ती चली जाए। The ICC membership should be reflect the spectrum of clinical services and the administration arrangement. It should include chief executive, administrator or her नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कोई ना कोई उसकी रिप्रेजेंटेशन किसी ना किसी तरह से होनी चाहिए, चाहे वो खुद हो चाहे वो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो नॉमिनेटेड है। इन्फेक्शन कंट्रोल डॉक्टर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट who may act as a chairperson. This person may also be called as infection control officer, ICO। ये इनकी जो हायरार्की होती है आईसीसी की, ये उससे रिलेटेड है। उसके अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक इन्फेक्शन कंट्रोल डॉक्टर या माइक्रोबायोलॉजिस्ट या इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जो कि मास्टर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल हो, वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उनको आईसीओ का भी एक डेजिग्नेशन दी जा सकती है, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जिसको आईसीएन कहते हैं, या इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर आईसीपी, या इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशनिस्ट आईसीपी। इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन अगर अवेलेबल है तो इसके अंदर एक पार्ट होना चाहिए इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन का भी। डॉक्टर ऑफ नर्सेज आर हर रिप्रेजेंटेशन, नर्सिंग की तरफ से कोई डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग की तरफ से उसका रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, चाहे उनके मैनेजर हो, हेड नर्स हो या उनका खुद डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग हो। ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन अगर अवेलेबल है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मेजर क्लिनिकल स्पेशलिटीज लाइक फिजिशियन या सर्जन। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अदर डिपार्टमेंट में बी इनवाइटेड एज नेसेसरी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इनवाइट करते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग इस तरह से करते भी हैं, लाइक फार्मेसी से रिलेटेड कोई चीज ऐसी है जैसे एंटीबायोटिक के हवाले से कोई चीज करनी है तो हम फार्मेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कॉल करते हैं, सेंट्रल सप्लाई को करते हैं। अगर हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जैसे
मैंने आपको बताया था कि कोविड के ज़माने में हमने बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया था, तो उसमें से हमें मास्क एक ह्यूज अमाउंट में चाहिए था। तो हमने क्या किया कि हमने सप्लाई चेन को बुलाया कि हमें ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा हमें चाहिए होती हैं। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बुला सकते हैं, लाइक एकदम से हमें अपने तमाम एरियाज में नेगेटिव प्रेशर चाहिए था। तो नेगेटिव प्रेशर क्योंकि आमतौर पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ 1-2 रूम्स होते हैं जो कि जो हमारे टीबी के पेशेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम से जरूरत पड़ी कि बहुत बड़े लेवल पे हमें नेगेटिव प्रेशर या हमें एयर जो है वो बेस्ट वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए था। तो हमने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बुलाया और उनके साथ मिलके हमने बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल एडहॉक बेसिस पे या मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स की हम लोगों ने, और वहां पे एग्जॉस्ट फैन कहीं पर लगाए, कहीं पे नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन किया। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भी जरूरत पड़ने पे इनवाइट किया जा सकता है, हाउसकीपिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज को भी। डॉक्टर सारा कुछ लिख रही हैं, व्हाट आई हैव witnessed in multiple hospitals, even 450 bedded hospital, only one nurse delegated to the check each and every activity related to IPC committee, just attend the monthly meeting. Yes, ये इसीलिए देखें डॉक्टर सारा इशू यही है कि लोग क्लियर नहीं है कि उनकी जेडी क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और हमें अपने हॉस्पिटल को किस तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करनी है अपने पेशेंट को। तो इसलिए ये सारी इश्यूज हैं। 450 बेड पे एक आईसीपी या एक नर्स कुछ भी नहीं कर सकती है, अगर वो चाहे भी तो वो वाली केयर नहीं दे सकती, क्योंकि आपके पास हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे किसी भी केपी कैरिकुलम में इन्फेक्शन कंट्रोल है ही नहीं, तो लोगों को हैंड हाइजीन भी नहीं करनी आती है। तो अगर एक नर्स, एक आईसीपी अगर सबको सिर्फ हैंड हाइजीन ही सिखाने जाएगी तो भी वो पूरा नहीं कर पाएगी। आपको पता है कि WHO कहता है कि हैंड हाइजीन के चैंपियंस होने चाहिए, बाकायदा पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए, हैंड हाइजीन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, और उसके अंदर बाकायदा लोग होते हैं जो पूरा स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं और पूरे हॉस्पिटल के अंदर वो हैंड हाइजीन को प्रमोट कर रहे होते हैं, और उनको हैंड हाइजीन चैंपियंस का नाम दिया जाता है। तो ये छोटा सा टास्क भी इतना बड़ा लेवल पे चीजें मांगता है, उसकी डिमांड्स हैं कि उसको एक नर्स तो एक आईसीपी पूरी नहीं कर सकती, और कमेटी का पूरा पूरा एक रोल है। HEPA filter are used, I guess, instead of exhaust. नहीं, इसका पूरा एक सिस्टम है, एग्जॉस्ट समथिंग एल्स, कुछ सिमिलर हो सकता है लेकिन उसकी एक पूरा क्राइटेरिया है। इसका बाकायदा एक लेक्चर है, इंजीनियर से हम एक लेक्चर रखवाते हैं, वो आपको इंशाल्लाह देंगे। आफ्ताब कह रहे हैं जस्ट लाइक द सिनेरियो ऑफ द डिफरेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। यस, ओके। तो जो आईसीसी कमेटी क्या कह रही होती है कि कमेटी क्या करती है, कमेटी शुड होल्ड रेगुलर मीटिंग विद द मिनट containing a sign and the complete date of the action item determined by the ICC। बिल्कुल, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जब मीटिंग करती है उसमें जो भी प्लान चीजें डिस्कस की जाती हैं उसको मिनट किया जाता है, और उसके एक्शन कब तक उसको इम्प्लीमेंट कब तक कर जाना या हो कब तक जाना चाहिए, उसकी डेट्स बाकायदा उसके ऊपर लिखी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी इसको भी वहां पे मेंशन किया जाता है। मिनट शुड बी सेंड टू द मेडिकल डायरेक्टर एंड द फैसिलिटी मैनेजमेंट बोर्ड as well as to the department directly involved in the subject discussed during the meeting। उन तमाम लोगों को ये सारे मीटिंग मिनट्स डिसमिनेट किए जाते हैं ताकि ये रहे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और ये इसके अंदर मीटिंग जो आईसीसी कमेटी थी उसमें ये डिसाइड हो गया है, ये मिनट हो गया है, और इसके ऊपर एक्शन लेना है, और इसका ये वाला टाइम है ताकि उसकी अवेलेबिलिटी को पॉसिबल किया जा सके। It should be produce an annual report and an annual business plan for the IPC। और इसी के हिसाब से हम अपने एनुअल प्लान्स बनाते हैं, और अपने जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर भी मेंशन करते हैं कि हमारे पूरी 12 महीनों के अंदर कितनी मीटिंग्स हुई, उसके अंदर क्या क्या चीजें डिसाइड हुई, कितनी चीजें इंप्लीमेंट हो गई, कितनी चीजें अभी पेंडिंग में है, क्या वजूहात हैं, क्या उनके बजट इश्यूज थे, या उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इश्यूज थी, क्या लोगों का रेजिस्टेंस था, बिहेवियर इश्यूज थे, वो सारी चीजों की उसके अंदर एनुअल जो रिपोर्ट होती है इसके अंदर उसको मेंशन किया जाता है, और नेक्स्ट ईयर के लिए इसको फर्दर प्लान किया जाता है कि इसको किस तरह से पॉसिबल किया जाएगा। ठीक है जी, ये इसके कुछ टास्क होते हैं आईसीसी के, जो आप कह रही थी डॉक्टर सारा के वो सिर्फ एक मंथली मीटिंग करते हैं, उनकी बाकायदा एक जेडी होती है, उनके क्यूआरस होते हैं,
और उनके असाइंड लोग होते हैं, उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये चीजें करेंगे। उनका क्या काम आता है? टू रिव्यू एंड अप्रूव द एनुअल प्लान फॉर आईपीसी। वो जो आईपीसी प्लान बनाते हैं, यस वो ईयरली बनती है फॉर्मुलेट हर साल, और हर साल उसको रिव्यू करके उसको नेक्स्ट ईयर के लिए नया प्लान किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, इसको हम पहले देख लें जेडी को। तो रिव्यू एंड अप्रूव द एनुअल प्लान। अगर हमने पूरे साल का एक दफा बैठ के प्लान बनाया कि हमने 2021-2022 में हमने क्या करना है, जैसे हमने कहा कि हमने हैंड हाइजीन को हमने 90% पे लेके जाना है, तो हमने उसके बाकायदा पूरे प्लान किए। जो वो प्लान बनकर आए तो आईसीसी कमेटी के अंदर आए, और आईसीसी कमेटी क्या करती है, आईपीसी के वो सारे प्लान्स को रिव्यू करती है और उसके हिसाब से उसको अप्रूव करती है। कि वो देखते हैं कि क्या इतना बजट है, क्या अगर आईपीसी ने प्लान किया कि हमें हैंड हाइजीन करवानी है तो हमें कम से कम 20 सिंक और चाहिए, यानी हैंड वॉशिंग स्टेशन हमें चाहिए, या हमें लिक्विड सोप चाहिए, या हमें टिश्यू टॉवल चाहिए, तो उसकी फिर आईसीसी देखती है कि क्या इतना बजट एलोकेट कर सकते हैं, क्या इतने सिंक हम लगा सकते हैं, क्या इतने लोगों को हम ये सब कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसके हिसाब से उसको अप्रूव करते हैं। लाइक अगर वो कहेंगे कि जी 10 सिंक तो हम बजट नहीं कर सकते, हम 5 सिंक बजट करते हैं इस साल, और नेक्स्ट ईयर में हम मजीद 5 साल करेंगे, तो वो फिर उसको उसको रिव्यू करके उसको कट डाउन करते हैं, उसके हिसाब से प्लान करते हैं और उसको अप्रूव करते हैं। अब जब वंस आईसीसी अप्रूव कर देती है तो उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी हो जाती है कि उसको ये करना ही करना है। ठीक है, ओके। तो फिर क्या उसके अलावा क्या करती है आईसीसी कमेटी, क्या करती है, टू रिव्यू एंड अप्रूव आईपीसी पॉलिसीज। आईपीसी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टीम जो होती है, या इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज या प्रिवेंशनिस्ट, वो पॉलिसीज बनाते हैं और आईसीसी उसको रिव्यू करके अप्रूव करती है। ये अप्रूवल बॉडी जो है वो आईसीसी कमेटी होती है। To support the infection control team and direct resources to address problem as identified, क्योंकि infection prevention and control टीम जो होती है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं, कभी कभी उसकी चीजें अप्लाई नहीं होती हैं, लोग मानते नहीं हैं, तो आईसीसी कमेटी जो है सपोर्ट कर रही होती है आईसीटी को, यानी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को पूरा सपोर्ट देती है, और उनको वो सारी चीजों के लिए उनको फैसिलिटेट कर रही होती है। To ensure availability of the appropriate supply needed for the IPC, अब फॉर एग्जांपल आईपीसी को जरूरत है कि लिक्विड सोप होना चाहिए, तो आईसीसी उसको उसने क्योंकि अप्रूव की थी ये पॉलिसी, तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है कि वो अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करवाए सप्लाई चेन से कि ये आईपीसी की रिक्वायरमेंट है, ये साबुन हमें चाहिए, ये सोप लिक्विड सोप चाहिए और इतना चाहिए, तो आप ये इसको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये बजट हो चुका हुआ है और ये पॉलिसी हमारी पॉलिसी मैटर है, तो इसको होना चाहिए। तो क्या करती है आईसीसी, उसको बाकायदा अप्रोप्रिएटली सपोर्ट करके वो सारी चीजों को पॉसिबल करती है कि अवेलेबल हो सके। ये भी आईसीसी कमेटी का काम है। द रिव्यू एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस डाटा एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंटरवेंशन। इसके अलावा क्योंकि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टीम सर्विलेंस कर रही होती है, डाटा गैदर कर रही होती है, उसको इवेलुएट करके उसकी रिपोर्ट भेज रही होती है, तो आईसीसी कमेटी उसको रिव्यू करती है उस एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस को, और देखती है कि कहाँ पे इन्फेक्शन रेट्स ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे प्रैक्टिसेस इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पे क्या इंटरवेंशन प्लान करना चाहिए, क्या एक्शन प्लान लेना चाहिए, और वहां पे वो एक्शन प्लान सजेस्ट करती है आईसीसी कमेटी। टू असेस एंड प्रमोट इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस एट ऑल लेवल ऑफ द फैसिलिटीज। अगर कहीं पे कुछ ऐसी अच्छी चीज हो रही है तो उसको देखते हैं कि वाकई ये एक अच्छा काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर लोग वाटर सैंपलिंग करते हैं, हर महीने जाके पानी भिजवाते हैं टेस्टिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल, और वो देखते हैं कि हमारा पानी कैसा है, अगर उसमें कोई मसला आता है तो वो क्या करते हैं कि वो उनको ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आईसीसी देखती है कि एक एरिया में ये काम हो रहा है और वो अच्छा काम है, उसकी वजह से वो वहां पे जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं उसके फैलने के चांसेस नहीं है, तो वो सेम प्रैक्टिसेस को किसी और एरिया में भी वो करवा सकती है, कॉपी करा सकते हैं कि ये यहाँ पे ये चीजें होंगी, वहां पे वो इसको रेप्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, टू इंश्योर स्टाफ ट्रेनिंग इन आईपीसी एंड सेफ्टी।
इसके अलावा आईसीसी कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि इन्फेक्शन कंट्रोल की जो जो ट्रेनिंग है, जो स्टाफिंग ट्रेनिंग है, और वो जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सारे इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। To review infectious risk associated with the new technology and the monitor risk of the new devices and the product prior to their approval for the use. बहुत सारी ऐसी कंपनीज नई नई चीजें लेकर आ जाती है कि वो अपने लोगों को वहां पे देते हैं कि आप इसको अप्लाई करें, ये एक अच्छी चीज है, इससे जो है वो आपकी केयर इंप्रूव हो सकती है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी उसको भी असेस करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हॉस्पिटल के अंदर सक्शन जग जो है वो रीयूजेबल यूज होते थे, तो एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको डिस्पोजेबल पे चले जाएं। तो उस डिस्पोजेबल सक्शन जग्स पे जाने से पहले वो सारे आईसीसी कमेटी के अंदर आए, और आईसीसी कमेटी ने उसको देखा, उसको रिव्यू किया, उसको पायलट किया, और उनके वो भी निकाले कि कितना इसके ऊपर जो एक्सपेंस है वो कितना बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो कितनी रिसोर्सेज इसके ऊपर हमें लगानी पड़ेंगी, उन सारी चीजों को इवेलुएट किया, और फिर उसके जो आउटकम निकले उसके हिसाब से उसको अप्रूव कर दिया। तो अब इंडस हॉस्पिटल के अंदर डिस्पोजेबल सक्शन जग्स यूज हो रहे होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी और चीजें आती हैं, कैनुलाज हो गए या बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस आती हैं जिसपे देखना पड़ता है कि क्या इससे इंफेक्शन रिस्क और कॉस्ट कम हो सकती है, क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिव भी होकर सोचते हैं और हम रिस्क जो है उसको भी इवेलुएट कर रहे होते हैं कि उसका रिस्क कितना कम हो सकता है या कितना ज्यादा हो सकता है। तो उसकी बेस पे आईसीसी कमेटी ये वाली सारी चीजों को भी इवेलुएट कर रही होती है। To review and provide input into the process of the conducting an outbreak investigation. इसके अलावा हम ये देख रहे होते हैं कि जैसे सर्विलेंस अगर रेगुलर करते हैं तो आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे कोई खुदा ना खासा कोई आउटब्रेक हुई है, या जैसे कि एकदम से पता चला कि एमआरआई से बहुत ज्यादा पेशेंट्स में फैलता है, तो इसको भी देखते हैं कि ऐसा क्या रिसोर्सेज हैं कि आउटब्रेक हुई है, तो उस आउटब्रेक की इन्वेस्टिगेशन को भी प्रोसेस कर रहे होते हैं कि क्या वाकई वो सही तरह से उसका इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी ट्रू रिजल्ट्स हैं ऑफ आउटब्रेक या फॉल्स रिजल्ट्स ऑफ आउटब्रेक हैं, तो उसको भी इवेलुएट कर रही होती है। टू रिव्यू एंड अप्रूव कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन प्रोजेक्ट रिगार्डिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन। कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन का पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल रिस्क असेसमेंट किया जाता है, और आईसीसी इसको रिस्क असेसमेंट कर रही होती है, इसको कैटेगराइज कर रही होती है, इसके लेवल को असेस कर रही होती है कि किस लेवल पे कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन हो रही है और उसका कितना रिस्क है इन्फेक्शन लगने का, तो उसके हिसाब से भी वो उसको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने कहाँ पे किस तरह से कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स को करना है जिससे पेशेंट में इन्फेक्शन कम हो सके। इसका बाकायदा एक लेक्चर है आप लोगों के लिए कि उसकी रिस्क असेसमेंट किस तरह से की जाती है कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन की इन पेशेंट केयर एरिया। To communicate and cooperate with other committee with the common interest such as antibiotic committee, antibiotic stewardship committee भी इसमें काम करती है, तो उसके साथ आईसीसी कमेटी की लाइजॉन होती है या ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमेटी जो होती है उसके साथ भी कमेटी मिलकर काम कर रही होती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो ये तो अब तक हमने जो पढ़ा वो था हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का क्या काम है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी क्या आप लोग 10-15 मिनट की टी ब्रेक लेना चाहते हैं? थोड़ा सा ब्रेक ले लें, और 15 मिनट ब्रेक नहीं लेना चाहते? क्यों? अरे भाई 3 घंटे की क्लास है, 15 मिनट की ब्रेक तो बनती है ना। नो जी नो जी नो जी नहीं, मैं इसको डिसाइड कर लेती हूँ, 15 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं। आप लोग भी चाहें, क्योंकि मुसलसल चीजें जो है वो बताई जाए तो वो फिर एब्जॉर्ब नहीं होती वैसा, ठीक है, तो सैचुरेशन हो जाती है। 15 मिनट की ब्रेक लें। इस वक्त बज रहे हैं 11:15, ठीक 11:30 पे इंशाल्लाह हम वापस आएंगे। तो आप सब लोगों ने टाइम पर 11:30 बजे वापस आ जाना है। 11:30, यस 11:30 जी, बस 15 मिनट, 5 मिनट में चाय बनाएं, 5 मिनट में पिए और वापस आ जाएं।